नमस्ते मित्रों। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित श्री शिवाजी महाविद्यालय परभणी हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 9वां हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका पाठ्यक्रम का परिचय हम इस तासिका में करेंगे। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के हिंदी अध्ययन मंडल ने इस पाठ्यक्रम को निर्धारित करने से पहले कुछ उद्देश्यों को सामने रखा था। उसमें से पहला उद्देश्य ये है कि छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय हो, उस इतिहास लेखन की जो पार्श्वभूमि है वो छात्रों के सामने आए, उस इतिहास में जो अलग अलग प्रकार का साहित्य लिखा गया वो उसकी प्रेरणा क्या थी, समकालीन परिवेशता क्या थी, प्रासंगिकता क्या थी, वो सारे उद्देश्य लेकर ध्यान में लेकर छात्रों के सामने हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ हमारी भारतीय साहित्यिक हिंदी साहित्य की और भारतीय साहित्य की परंपरा छात्रों को भी परिचित हो, अवगत हो और जिससे हमारी संपन्न ऐसी संस्कृति, सामाजिक परिवेश और संपन्न ऐसा साहित्य छात्रों को अवगत कराने का उद्देश्य भी अध्ययन मंडल ने हमारे सामने रखा है और इसलिए इस हिंदी साहित्य के इतिहास में संक्षिप्त रूप में छात्रों को पढ़ने के लिए इस पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है। इस पाठ्यक्रम का हम परिचय करेंगे। खंड क आदिकाल, जिसमें कुछ मुद्दे दिए गए हैं। आदिकाल का परिचय इस सामान्य परिचय इस खंड में किया जाएगा। जैसे कि आदिकाल का प्रारंभ सभी समीक्षक और इतिहासकारों ने कम ज़्यादा माना है। कई लोग मानते हैं कि ईस्वी सन 6वीं शती से आदिकाल का प्रारंभ हुआ, कई लोग मानते हैं कि 9वीं शती से हुआ, कई लोग मानते हैं 10वीं शती से हुआ, कई लोग मानते हैं अलग अलग मत हैं। लेकिन सभी लोगों के मतों को ध्यान में लेकर ये निष्कर्ष निकलता है कि आदिकाल का प्रारंभ जो है संवत 1050 से मानते हैं। अब संवत ये क्या चीज़ है? संवत ये ईस्वी सन से आगे 57 साल होता है, उसे संवत ये कहा जाता है। तो आदिकाल का एक सामान्य परिचय हम इस पाठ्यक्रम के शुरुआती मुद्दों में पढ़ेंगे। संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक ये आदिकाल का अर्थात प्रारंभिक काल का, वीर गाथा काल का परिचय हम करेंगे। इसे अलग अलग नाम अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। कोई विद्वान कहते हैं कि इसे वीर गाथा काल कहा जाए, कोई कहता है चारण काल कहा जाए, कोई कहता है कि प्रारंभिक काल कहा जाए और कोई कहता है कि आदिकाल कहा जाए। तो इस सारे मतों को भी हमें ध्यान में लेना है। इस मुद्दे में हमें उसकी चर्चा करनी है कि आदिकाल ये नाम क्यों रखा गया, आदिकाल में कौन कौन सा साहित्य था, जैसे कि बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, इस प्रकार के साहित्य भी इस काल में निर्माण हुए। इसका भी हमें संक्षिप्त रूप में परिचय कराना है। दूसरा मुद्दा हमारे सामने आता है आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियाँ। अब ये साहित्य तो निर्माण हुआ, लेकिन साहित्य निर्माण होने की जो प्रेरणाएं थी या किसके कारण साहित्य निर्माण हुआ, इसके संदर्भ में भी हमें जानकारी लेनी है, अध्ययन करना है। कौन सी राजनीतिक परिस्थितियाँ कौन सी थी, सामाजिक कौन सी थी, सांस्कृतिक, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ कैसी रही जिसके कारण इस काल में साहित्य लिखा गया। धार्मिक परिस्थितियाँ भी क्या थी, उसका भी महत्व इस साहित्यिक काल में माना जाता है। आदिकालीन साहित्य के निर्माण में इन सारी परिस्थितियों का योगदान कैसा रहा है, इसका भी हमें अवलोकन करना है, इसका भी हमें अध्ययन करना है। दूसरा हिस्सा जो आता है पाठ्यक्रम में भक्तिकाल आता है और इस भक्तिकाल का परिचय भी हम पढ़ेंगे। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है।
भक्ति काल ये सुवर्ण युग माना जाता है, क्योंकि जितना साहित्य भक्ति काल में अलग अलग प्रकार का साहित्य लिखा गया वो आज हम पढ़ते हैं, आज प्रासंगिक मानते हैं और प्रासंगिक लगता है। और भक्ति काल का परिचय हम करेंगे, जिसका प्रारंभ मानते हैं संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक। इस कालावधि में भक्ति काल का साहित्य लिखा गया। ये साहित्य अलग अलग प्रकार का लिखा गया, उसका भी हम परिचय संक्षिप्त में करेंगे। और जिसमें हम देखते हैं कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति ये दो प्रमुख धाराएं भक्ति काल में निर्माण हुई है। आराध्य के प्रति धारणा या आराध्य के प्रति आराधना करने की पद्धति, जिसे भक्ति का मार्ग कहा जाता है, उस भक्ति के मार्ग के आधार पर दो प्रकार का साहित्य का निर्माण इस काल में हुआ। एक है सगुण भक्ति साहित्य काव्यधारा और दूसरा है निर्गुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में एक शाखा आती है ज्ञानाश्री काव्यधारा शाखा और दूसरी है प्रेमाश्री काव्यधारा की शाखा। ज्ञानाश्री काव्यधारा के प्रमुख कवि संत कबीर जी हैं, जिनके आज भी हम पद गाते हैं, पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं और आज भी हम कबीर को याद करते हैं। 400 साल 350 400 साल होने के बाद भी हम कबीर को याद करते हैं, क्योंकि कबीर हमें आज के लगते हैं, प्रासंगिक लगते हैं। कबीर के साहित्य को भी हमें कुछ संक्षिप्त रूप में पढ़ना है। प्रेमाश्री काव्यधारा के प्रमुख कवि मोहम्मद जायसी माने जाते हैं और मोहम्मद जायसी ने किस प्रकार प्रेम इस तत्व को लेकर अपने आराध्य के प्रति साधना की है, आराधना की है, उसको भी हमें इस मुद्दे के अंतर्गत घटक के अंतर्गत पढ़ना है। दूसरी प्रमुख भक्ति काव्यधारा है सगुण भक्ति काव्यधारा। जो संत इस काल में लेखन करते रहे वे अपने आराध्य को सगुण रूप में मानते थे। जैसे कि राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि संत तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, जो अपने आराध्य के रूप में राम को मानते हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के संत सूरदास जी हैं, जो अपने आराध्य को कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण को मद्देनजर रखते हुए, कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हुए संत सूरदास जी ने अपने साहित्य का विवेचन किया। अब इन सारे संतों ने समकालीन परिवेश को ध्यान में लेकर, सामाजिकता को ध्यान में लेकर, धार्मिकता को ध्यान में लेकर, राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में लेकर साहित्य निर्माण किया है। वो उस काल की मांग थी और समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार इन सारे संतों ने साहित्य का सृजन किया है। उद्देश्य एकमात्र था कि भक्ति करना। उसके अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, ये अलग अलग माध्यम हैं निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा। इसको भी हमें विश्लेषित करना है, अध्ययन करना है और उसको भी हमें पढ़ना है। पाठ्यक्रम का अगला जो घटक हम देखते हैं वो ख है, जिसके अंतर्गत रीतिकाल ये काल आता है। पहले हमने देखा संवत 1050 से लेकर 1375 तक आदिकाल, जिसमें अलग अलग प्रकार का साहित्यिक विधाओं का साहित्य का प्रविष्ट होता है, साहित्य प्रविष्ट होता है। दूसरा महत्वपूर्ण काल जो माना जाता है भक्ति काल, जिसके अंतर्गत सगुण भक्ति काव्यधारा, निर्गुण भक्ति काव्यधारा और उसके अंतर्गत उप शाखाएँ आती हैं, उप काव्यधाराएँ आती हैं। तीसरा हिस्सा है रीतिकाल, जो कि संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक ये काव्यधारा चली, जिसके अंतर्गत हमें इसका सामान्य परिचय, रीतिकाल का परिचय लेना है, जिसमें रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा, अलग अलग काव्यधाराओं का परिचय हमें लेना है, लेकिन सूत्र मात्र रीति का है। केशवदास, घरानंद, बिहारी, मीराबाई, संत मीरा, इन सारे संत कवियों और कवियों का परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताओं को लेकर हमें इस घटक में अध्ययन करना है। आखिरी घटक जो आता है आधुनिक काल है। संवत 1900 अर्थात सन 1843 1843 से लेकर आज तक का ये काल माना जाता है और इस अंतर्गत अलग अलग काव्यधाराओं का सृजन हुआ है। पहली काव्यधारा, पहला युग माना जाता है भारत हिंदू युग, जो कि 1843 से माना जाता है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पहला जो आंदोलन हुआ जो 1857 में हुआ और वहाँ से हम देखते हैं कि
हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में, आधुनिक साहित्य काल में कविता ने एक नया आयाम लिया और कविता अब ब्रज में, अवधि में न लिखते हुए अब धीरे 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 खड़ी बोली हिंदी में लिखी जाने लगी थी। और इसलिए इस काल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतेंदु युग सन 1843 से लेकर सन 1900 तक। अब यहाँ तक हम संवत की बात करते थे। अब आधुनिक काल में हम ईस्वी सन में इसका कालमापन करेंगे। सन 1843, कई लोग मानते हैं कि 1857, लेकिन हम सम्मानित रूप में 1857 मानेंगे। 1857 से लेकर सन 1900 तक का जो कालावधि है उसे भारतीय युग कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हमारे चौधरी नारायण प्रेमगंज जी आते हैं, प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, अंबिका दत्त व्यास आते हैं और भारतेंदु जी आते हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिया और महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। दूसरा जो काव्यधारा आती है जिसका नाम है द्विवेदी युग। सन 1900 से लेकर सन 1918 और 20 के बीच की जो कालावधि है उसे नाम दिया गया द्विवेदी युग। अब ये द्विवेदी नाम कैसे पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हिंदी के विकास में जो योगदान रहा है, हिंदी भाषा और कविता के विकास में जो योगदान रहा है, उसके आधार पर इस युग का नाम रखा गया द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1900 और 1901 के आसपास सरस्वती नाम की एक पत्रिका का संपादकत्व स्वीकारा और उस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी को शुद्ध करने का काम किया, प्रमाणित करने का काम किया और बहुत सारे लेखक कवियों को हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। जैसे कि हम जानते हैं कि आज बहुत सारी पत्रिकाओं को हम पढ़ते हैं तो उसमें कई लेख आते हैं, कहानियाँ आती हैं, निबंध आते हैं, नाटक, एकांकियाँ आते हैं। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन सारी विधाओं के साथ क्या किया? उन सारी विधाओं के साथ लेखक, पाठक और कवियों को हर एक अंक में सूचनाएं दी कि कविता कैसे लिखनी चाहिए, व्याकरण माने क्या, रीति माने क्या, रस माने क्या, शुद्ध शब्द कैसे होता है। और इसी कारण हम देखते हैं कि सन 1900 के बाद हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने की भरमार बढ़ गई, अर्थात कवियों की संख्या बढ़ी। उसका सारा श्रेय जाता है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को और इसी कारण इस काल का नामकरण हुआ भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग। अर्थात इस काल में प्रमुखता राष्ट्रीय काव्यधारा की कविताएं लिखी गई और हम देखते हैं कि इसके बाद का जो युग आता है वो है छायावाद। हिंदी कविता का, आधुनिक कविता का स्वर्ण युग छायावाद। सन 1818 अर्थात 1820 भी कई लोग मानते हैं, 1818 भी मानते हैं, तो 1818 हम इसको मानेंगे। 1818 से लेकर 1936 तक की ये कालावधि जो है ये छायावाद काव्यधारा की कालावधि मानी जाती है। स्वच्छंदवाद, रोमांटिसिज्म भी इसे नाम दिए जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, ये प्रमुख 4 कवि इस काव्यधारा के माने जाते हैं। और व्यष्टि से लेकर समष्टि की ओर, समष्टि से लेकर व्यष्टि की ओर, ये सारा चिंतन इस छायावाद में हमें मिलता है। छायावाद के पश्चात हम आते हैं प्रगतिवाद पर। 1936 से लेकर 1943 तक का ये जो कालावधि है, इस कालावधि के बीच जो कविताएं लिखी गई वो सारी प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत आती हैं। 1936 में लखनऊ में एक प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई जहां पर पहला अधिवेशन हुआ और जिसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद जी। और वहां से तय हुआ कि अब कविता की धारा बदली है, कविता का विषय बदला है और वहां से हम देखते हैं कि नई कविता की शुरुआत होती है जिसका नाम रखा गया प्रगतिवादी कविता, प्रोग्रेसिव लिटरेचर। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता 1943, जिसका प्रारंभ हम देखते हैं तारस सप्तक के संपादक अज्ञे जी के कारण हुआ है। प्रयोग, इसका नाम ही कैसा लिखें, प्रयोगवादी कविता या प्रयोगवाद। जिस कविता में भाव और कला पक्ष को लेकर विभिन्न प्रयोग हुए हैं, ऐसी कविता माने प्रयोगवादी कविता। 1943 क्यों माना गया है? क्योंकि अज्ञे जी ने
इस साल में, इस वर्ष में तारा सप्तक नाम के एक पुस्तक का प्रकाशन किया, और जिसमें लगभग 7 कवि थे जिनकी 5-5 कविताएं थी। और ये कविताएं परंपरा लेख से थोड़ी हटकर थी, जिसमें भाव पक्ष को लेकर, कला पक्ष को लेकर नए प्रयोग किए थे। और इसीलिए ये कविता थोड़ी प्रयोग के कारण विशेषता स्थान प्राप्त करती है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रयोगवादी कविता। 1943 से लेकर 1951 तक मानते हैं, और 1951 के बाद एक नई कविता आती है, 1960 तक चलती है, जिसे नाम दिया गया नई कविता। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल की जो काव्य धाराएँ हैं, आधुनिक काल की जो कविता की प्रवृत्तियाँ हैं, उसको हमें इन मुद्दों के माध्यम से पढ़ना है। आखिरकार हम प्रश्न पत्र का स्वरूप जानेंगे, और जिस प्रश्न पत्र के स्वरूप में हम देखते हैं कि प्रमुखतः 2 प्रश्न प्रारंभिक रूप में मान देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, भक्तिकाल पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तर प्रश्न। 2 प्रश्न दिए जाएंगे भक्तिकाल को लेकर सगुण या निर्गुण काव्यधारा की जो उपधाराएं हैं उसको लेकर 2 प्रश्न आएंगे। 2 में से 1 लिखना है, 15 अंक के लिए है। प्रश्न दूसरा, आधुनिक काल पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। आधुनिक काल में भारतीय युग से लेकर नई कविता के तक जो काव्यधाराएं हैं उसकी प्रवृत्तियां पूछी जाएंगी, विशेषताएं पूछी जाएंगी, जो 15 अंक के लिए होंगी। टिप्पणियाँ तीसरा प्रश्न है, आदिकाल पर एक टिप्पणी आएगी और रीतिकाल पर एक टिप्पणी आएगी। आदिकाल में जैसे कि आदिकाल का सामान्य परिचय और आदिकाल की प्रेरक परिस्थितियाँ, इनमें से दोनों पर एक टिप्पणी आ सकती है। और जो 5 अंक के लिए होगी, रीतिकाल पर एक टिप्पणी होगी, जैसे कि रीति मुक्त कविता, रीतिबद्ध कविता, रीति सिद्ध कविता। इनमें से 2 पर प्रश्न पूछा जाएगा, वो 5 अंक के लिए होगा। कुल मिलाकर 40 अंक की आपकी परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय द्वारा ये परीक्षा लेखी रूप में आपकी आयोजित की जाएगी। अब अंतर्गत मूल्यांकन के लिए घटक परीक्षाएं 2 ली जाएगी, एक है 10 अंक के लिए, दूसरी 10 अंक के लिए, ऐसे कुल मिलाकर 20, और सेमिनार 15 अंक के लिए, जिसे कक्षा पाठ कहा जाता है। ऐसे कुल मिलाकर 35 अंक का अंतर्गत मूल्यांकन आपका होगा, और 40 अंक की विश्वविद्यालय की परीक्षा। कुल मिलाकर 75 अंक इस सत्र में इस प्रश्न पत्र के लिए, 90वें प्रश्न पत्र के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास अंतर रखे गए हैं। और ये आपका पाठ्यक्रम और ये आपकी प्रश्न पत्रिका का स्वरूप रहेगा। मुझे आशा है कि आप यकीनन हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़कर हिंदी साहित्य को एक नया आयाम से देखने का नज़रिया आप में निर्माण होगा, और ये हिंदी प्रेमी, हिंदी पाठक के लिए गौरवान्वित बात होगी कि आप हिंदी के इतिहास को जानते हैं, हिंदी के गौरवमय इतिहास को जानते हैं, साहित्यकारों को जानते हैं, हिंदी के आदिकाल को जानते हैं, हिंदी के भक्तिकाल को जानते हैं, रीतिकाल को जानते हैं, आधुनिक काल को जानते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर अध्ययन मंडल ने इस प्रश्न पत्र का निर्माण किया है। मुझे आशा है कि आपको यह प्रश्न पत्र एक नई दिशा देगा, पढ़ने की दिशा देगा, हिंदी साहित्य को पढ़ने की दिशा देगा। और इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ, और धन्यवाद।